हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कल हमने टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन देख ली थी। आज हम देखते हैं उसके आगे की रिएक्शन, रिएक्शन विथ फेलिंग रिएजेंट। रिएक्शन विथ फेलिंग रिएक्शन, फेलिंग रिएजेंट सॉरी। तो रिएक्शन विथ फेलिंग रिएजेंट अपन देखते हैं। तो फेलिंग रिएजेंट होता क्या है? देखो, फेलिंग रिएजेंट हम बोलते हैं CuO, ठीक है ना। तो जो CuO होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? CuO इज नॉन एज फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। तो फेलिंग रिएजेंट जो होता है वो क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस कर सकता है। जैसे हम कल टॉलेंस रिएजेंट देख रहे थे, वो भी क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस बता सकता है, ठीक है। तो फेलिंग रिएजेंट का भी हम यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? टू डिफर बिटवीन, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फेलिंग रिएजेंट है वो क्या करते हैं? डिफरेंस क्रिएट करता है किस किस के बीच में? डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में क्या बताना है? अगर डिफरेंस बताना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? या तो टोलन रिएजेंट यूज कर लो या फिर फेलिंग रिएजेंट है उसका यूज कर लो, ठीक है। अब देखो कैसे बताता है। ये क्या करता है? एल्डिहाइड के साथ में तो रिएक्शन देता है, ठीक है, और क्या बनाता है? रेड कलर का कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। रेड कलर देता है, जबकि कीटोन के साथ में क्या होता है? नो रिएक्शन, ठीक है। तो जब कीटोन के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा तो अपने को पता ही चल जाएगा कि हमने क्या यूज़ किया है, हमारा सॉल्यूशन एल्डिहाइड का है या फिर कीटोन का है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को पता चल जाती है किससे? हम अगर फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि फेलिंग रिएजेंट वास्तव में है क्या। देखो, फेलिंग जो रिएजेंट होता है, फेलिंग रिएजेंट ये क्या होता है? ये दो का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। किस किस का? फेलिंग रिएजेंट मिक्सचर होता है फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी का, फेलिंग बी का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब बात आती है कि फेलिंग ए क्या होता है। देखो, फेलिंग ए कुछ नहीं है, कॉपर सल्फेट का वाटर के साथ में सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो एक्वस कॉपर सल्फेट को हम क्या बोल सकते हैं? फेलिंग ए बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का जो वाटर के साथ में सॉल्यूशन होता है, ये किस कलर का होता है? ये होता है ब्लू कलर का। किस कलर का सॉल्यूशन होता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो आप फेलिंग ए को फेलिंग बी में मिक्स करोगे तो फेलिंग रिएजेंट बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर फेलिंग ए तो पता चल गया, वाटर का कॉपर सल्फेट के साथ में सॉल्यूशन है, जबकि फेलिंग बी क्या होता है? देखो, फेलिंग बी कुछ नहीं है, एक चीज़ याद रखनी है आपको, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको हम रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रोशे सॉल्ट है, इसी का NaOH के साथ में जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? फेलिंग बी बोल देते हैं, ठीक है। तो फेलिंग बी दो चीज़ों का मिक्सचर है। क्या क्या होगा? एक तो होगा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, सोडियम पोटेशियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो टार्टरेट, तो ये जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? रोशेल सॉल्ट होता है। रोशे सॉल्ट भी बोलते हैं बहुत बार, रोशेल भी बोलते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोशेल सॉल्ट, ठीक है, रोशे सॉल्ट भी बोल देते हैं। ये हो गया, प्लस साथ में क्या होगा? NaOH। इन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा? फेलिंग बी होगा। तो फेलिंग ए आपको पता चल गया, ये कुछ ऐसा होगा, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। फेलिंग बी क्या होगा? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको हम बोलते हैं रोशे सॉल्ट प्लस NaOH, ठीक है। चलो, ये भी हो गया। इन दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा आपका फेलिंग रिएजेंट का। तो फेलिंग रिएजेंट फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों का ही क्या होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये था अपना फेलिंग रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब अपने को देखना है कि ये फेलिंग जो रिएजेंट है, हमने पीछे लिखा था कॉपर ऑक्साइड होता है, सॉरी क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है CuO, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेलिंग रिएजेंट। तो इन दोनों को मिलाने से ये कैसे क्या बनता है, ठीक है ना। तो और मिलाना कितना होता है? सेम क्वांटिटी में मिलाना होता है, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में मिलाएंगे।
तो कैसा बनेगा, एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा, उसी को फेलिंग रिएजेंट बोलेंगे। देखो कैसे बनेगा वो, जैसे आपने क्या करा, कॉपर सल्फेट प्लस आपने क्या लिया, NaOH, ठीक है, दोनों क्या बनाएंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, CuOH का ट्वाइस, प्लस साथ में बनेगा Na2SO4, ठीक है। ये जो Na2SO4 है और जो कॉपर ऑक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का जो ट्वाइस है, ये फर्दर क्या हो जाएगा, बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO प्लस साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा, क्या क्या बनेगा, H2O। तो ये जो आपका CuO प्लस H2O बन रहा है, या जो ये CuO है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं फेलिंग रिएजेंट, ठीक है ना। ये जो सॉल्यूशन बन गया है अब, इसको हम क्या बोल देंगे, फेलिंग रिएजेंट, ठीक है ना, फेलिंग रिएजेंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये दोनों रिएक्शन, फेलिंग रिएजेंट है वो रिएक्शन कैसे देता है, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है भाई, हमें पता है कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देगा, तो हम करवा देते हैं। RCHO कुछ लिया आपने, RCHO, ठीक है, प्लस क्या होगा, 2CuO। हमें पता है कि यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड है ये क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, फेलिंग रिएजेंट है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जैसे आप एल्डिहाइड के अंदर फेलिंग रिएजेंट डाल के हीट करोगे, हीट करते से ही क्या बन जाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, प्लस साथ में ये जो CuO है ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में। देखो रिडक्शन हो गया, कैसे, O के ऊपर -2 होता है तो Cu के ऊपर कितना, +2। यहाँ O के ऊपर -2 तो Cu2 के ऊपर कितना होगा, +2, तो एक Cu पे कितना हो जाएगा, +1। तो +2 से हम जा रहे हैं किसके ऊपर, +1 पे। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट आ रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम रिडक्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फेलिंग रिएजेंट है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे Cu2O बन जाता है और एक एसिड का मोलिक्यूल बन जाता है। अगर आप यही रिएक्शन किससे करवाना चाहते हैं, यही रिएक्शन आप कीटोन से करवाना चाहते हैं, तो RCOR कीटोन लिया आपने, प्लस 2CuO यूज किया आपने, हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि एल्डिहाइड वो रिएक्शन देता है फेलिंग रिएजेंट के साथ में, कीटोन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, एल्डिहाइड वाली रिएक्शन का। R की जगह मैं CH3 लिखूं, CH3CHO प्लस 2CuO, क्या बनेगा, RCOOH, मतलब CH3COOH का फॉर्मेशन होगा। चलो प्लस साथ में क्या बनेगा, Cu2O का फॉर्मेशन होगा। ये Cu2O है, ये PPT के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। ये कैसा होता है, रेड कलर का होता है, तो रेड PPT का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड के साथ में फेलिंग रिएजेंट कैसी PPT देता है, रेड PPT देता है, ठीक है। तो ये अपना रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। अब हम देखेंगे आयनिकली फेलिंग रिएक्शन रिएजेंट है वो किस टाइप से रिएक्शन देता है। तो आयोनिकली मतलब आयंस कैसे कैसे क्या क्या बनते हैं वो अपन देखते हैं। इसमें अपन देखते हैं आयोनिक रिएक्शन। तो आयोनिक रिएक्शन देखो, आयोनिक रिएक्शन देखते हैं, आयोनिक रिएक्शन। तो आयोनिक रिएक्शन के अंदर देखना, सबसे पहले जैसे आपने क्या लिया, RCHO, ये लिया RCHO, आप क्या लोगे, साथ में लोगे फेलिंग रिएजेंट। तो फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, Cu+2। फेलिंग रिएजेंट वैसे तो CuO है, बट यहाँ पे क्या होंगे, कॉपर आयंस होंगे और OH- आयंस होंगे, ठीक है ना। इन्हीं को आप क्या बोल दोगे, इन्हीं को आप बोलोगे फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। ये हो गए आपके फेलिंग रिएजेंट। आयनिकली इस टाइप से रिएक्शन होगी, और हीट करने पे एक तो बन जाएगा RCHO का RCOO नेगेटिव बन जाएगा, प्लस साथ में Cu2O का फॉर्मेशन होगा, ये PPT बन गई, प्लस साथ में क्या बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये आयनिकली ऐसी रिएक्शन होती है। कीटोन इसके साथ में रिएक्शन देता नहीं है, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होगी ओनली, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट है, कौन सी, रिएक्शन विथ फेलिंग रिएजेंट। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एल्डिहाइड की, कीटोन की पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं केनिज़ारो रिएक्शन। तो केनिज़ारो में क्या होता है, थर्ड हमारी रिएक्शन इस कैटेगरी की,
केनिज़ारो रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन। देखो केनिज़ारो रिएक्शन कब होगी, देखो मैंने पीछे भी बताया था एल्डोल कंडेंसेशन वाली ही क्या होती है, कंडीशंस होती है। बट एल्डोल कंडेंसेशन कब होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और केनिज़ारो कब होती है, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या किस केनिज़ारो रिएक्शन कौन देगा, एल्डिहाइड, क्योंकि हम ओनली एल्डिहाइड वाली रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो कौन सी रिएक्शन देगा, केनिज़ारो रिएक्शन देगा। जैसे किस किस टाइप के एग्जांपल्स देखो, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे HCHO। देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप के पास में कोई कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। फिर देखो C6H5CHO, इसको हम बोल सकते हैं C6H5CHO। देखो इसमें अल्फा कार्बन तो है, ये रहा अल्फा कार्बन, बट इसकी चारों वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, मतलब कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, और हो सकता है CCl3CHO, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। इसमें CHO के पास वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, बट इससे हाइड्रोजन नहीं जुड़े, इससे क्लोरीन जुड़े, है ना, ClCl जुड़े, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है यहाँ H की जगह क्या जोड़ दें हम, CH3 ऐड कर दें, CH3 और CHO, तो ये वाला कंपाउंड है। इसमें देखो ये अल्फा कार्बन है तो सही, बट सारे के सारे जो कार्बन हैं वो क्या हैं, कार्बन से सारे के सारे जुड़े हुए वैलेंसीज पे क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, क्या जुड़े हुए हैं, CH3 जुड़े हुए हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीवेल्डिहाइड बोलते हैं। ये आपका हो गया क्लोरल, ये आपका हो गया पीवेल्डिहाइड। हमने IUPAC नेमिंग जब करी थी तो ये एग्जांपल यूज किया था, पीवेल्डिहाइड, ये हो गया पीवेल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। और वो HCHO तो आप जानते ही हो, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, क्लोरल हो गया, ठीक है, पीवेल्डिहाइड हो गया, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये केनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब केनिज़ारो दो टाइप की हो सकती है, सिंपल केनिज़ारो और क्रॉस केनिज़ारो। तो सिंपल में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे। ठीक है ना, पहले पढ़ लेते हैं सिंपल केनिज़ारो, सिंपल केनिज़ारो। तो सिंपल जो केनिज़ारो रिएक्शन है इसके अंदर, ठीक है ना, सिंपल केनिज़ारो, तो सिंपल केनिज़ारो रिएक्शन के अंदर क्या होगा, दोनों जो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है वो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, दोनों में डिफरेंस नहीं होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया HCHO, HC डबल बॉन्ड OH, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल भी लेते हैं HCHO। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले ले। अब हम रिएक्शन तो वहाँ पे भी देखो एल्डोल में भी बेस की प्रेजेंस में, यहाँ पे भी किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन ही करवाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो सिंपल केनिज़ारो रिएक्शन है इसमें देखो दो मॉलिक्यूल आप एल्डिहाइड के ले रहे हो, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा, उसका सोडियम सॉल्ट बनेगा, और एक का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, ये एल्डिहाइड है, कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का, तो 1 कार्बन का एल्डिहाइड अगर इसका रिडक्शन होता है तो 1 कार्बन का क्या बनेगा, एल्कोहल। 1 कार्बन का एल्कोहल क्या होता है, CH3OH होता है। प्लस ये वाला सेकंड वाला मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा। एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOOH होता है ना, तो उसका सोडियम सॉल्ट मतलब H हट के क्या लग जाएगा, Na। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मतलब दो मॉलिक्यूल होंगे आपके पास, तो दो मॉलिक्यूल में एक तो बन जाएगा आपका एल्कोहल, और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। ठीक है, वो कैसे बनता है, देखो ये HCO, इसका हम करा रहे हैं ना ऑक्सीडेशन, और ONA, इस ONA को ले लो, इसको, तो क्या बना, HCOONA। ठीक है ना, HCOONA, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये HCOONA का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, फिर एक मॉलिक्यूल ये क्या है, अब आपके पास में क्या बचता है CH3OH। देखो एक H, तो कितना हुआ, CH3, और फिर क्या बच रहा है OH, ये H बच रहा है, ये O बच रहा है, तो CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल केनिज़ारो रिएक्शन थी। ठीक है, केनिज़ारो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल लेते हैं एल्डिहाइड के, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, सोडियम सॉल्ट बनता है उसका, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है।
एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्रॉस केनिज़ारो का। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इसमें क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस केनिज़ारो को हम मिक्स्ड केनिज़ारो भी बोल देते हैं, ठीक है ना, क्रॉस या फिर मिक्स्ड केनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये जो क्रॉस या मिक्स्ड केनिज़ारो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर अपने को क्या करवाना है, जैसे आपके पास में मॉलिक्यूल लिया आपने, तो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अब किसका अब होगा, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, एक का एसिड बनेगा एक का एल्कोहल बनेगा। तो जिसमें जो इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है वो तो एसिड बना लेगा, और जो थोड़ा मुश्किल से ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एल्कोहल, उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये लिया आपने CH डबल बॉन्ड O और ये यूज किया आपने, ठीक है ना, जिसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। दूसरा आपने क्या यूज किया, HCHO प्लस आप क्या लोगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लोगे तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा CH2OH, ठीक है ना, प्लस साथ में क्या बनेगा HCOONA, ठीक है। तो यहाँ पे HCHO है, उसका क्या होगा, इजीली ऑक्सीडेशन होगा और सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, और बेंजल्डिहाइड है उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये था आपका क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन अपनी बचती है, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। बट ये अपनी एल्डिहाइड वाली रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब एक कैटेगरी C कैटेगरी कीटोन वाली बच रही थी, ठीक है ना। तो वो जो कीटोन वाली कैटेगरी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। कीटोन वाली कैटेगरी सिलेबस में नहीं है। अब हम एक रिएक्शन लास्ट बची है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो इस रिएक्शन के अंदर आपने एक कंपाउंड ये लिया, मान लो एल्डिहाइड का कंपाउंड लिया CHO, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख दूं खोल के, CHO। यहाँ लगाया आपने क्या, यहाँ लगाया आपने बेंजीन रिंग, ठीक है। जब आपने बेंजीन रिंग लगाया, देखो ऑक्सीजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा, बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, ये स्ट्रक्चर बनने वाला है कुछ ऐसा, CO के ऊपर आया नेगेटिव, इसके ऊपर आया पॉजिटिव, ये इधर H है ही, इधर क्या रहेगा, ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये कुछ बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड इधर आएगा तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है तो हम कुछ इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये रहा अपना कार्बन, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड, जैसे ही ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, ये जैसे ही शिफ्ट होता है पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो देखो अब इस पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन हो रहा है किसके साथ में, डबल बॉन्ड के साथ। तो डबल बॉन्ड का पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेशन, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा किसकी तरफ, ये वाला शिफ्ट होगा इसकी तरफ। जब ये वाला शिफ्ट होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड पहले से ही है C, ये डबल बॉन्ड पहले से ही था, यहाँ रहेगा CO के ऊपर नेगेटिव, इधर क्या रहेगा H, ठीक है। अब देखो, अब इस पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन इस डबल बॉन्ड के साथ होगा, तो जब कॉन्जुगेशन होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसे, ये डबल यहाँ आ गया, ये पहले से ही था, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये आ गया डबल बॉन्ड CO के ऊपर आएगा नेगेटिव, ये रहा H। अब देखो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्योंकि वापस कॉन्जुगेशन हो रहा है,
तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, और जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव वापस यहाँ आएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से ही है, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो पॉजिटिव चार्ज अगर देखा जाए तो कौन सी जगह पे है, ये देखो ऑर्थो पोजीशन पे, ये पेरा पोजीशन पे, ये ऑर्थो पे, तो मेटा के ऊपर पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहे किसके ऊपर, HCHO, इसके CHO और ये आपका रिंग, तो इसके ऊपर अगर आप क्या कराओगे, इलेक्ट्रोफाइल, हम रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, नाइट्रेशन रिएक्शन, कौन सी करवाते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो हम नाइट्रेशन करवा देते हैं। तो नाइट्रेशन में आपको पता है NO2 है, वो आके अटैच होता है किसके ऊपर, ऐसी पोजीशन के ऊपर जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो आपको पता है वहां होगी जहां पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। तो पॉजिटिव तो ऑर्थो और पेरा पे है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ नहीं है, मेटा पे नहीं है। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना कहाँ चाहेगा, मेटा के ऊपर अटैक करना चाहेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 का जो मिक्सचर होता है वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। ठीक है ना, और इसकी वजह से ही क्या होता है, इसकी वजह से ही मिक्सचर जो है उसकी वजह से ही क्या होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर की वजह से ही NO2 आके अटैच होगा कहाँ पे, मेटा पोजीशन के ऊपर। तो NO2 कहाँ लग जाएगा, मेटा पे लग जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। तो यहाँ पे NO2 मेटा पे लगेगा, ऑर्थोपेरा पे नहीं लगेगा, क्योंकि ऑर्थोपेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही कम है, इनके कंपैरिजन में मेटा पे ज़्यादा है। इस तरह से अपना जो एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। वही कार्बोक्सिलिक एसिड में ही शुरुआत में अपने को क्या करना है, जनरल इंट्रोडक्शन देखना है, फिर इसके आइसोमेरिज्म कैसी होती है वो देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है, नोमेनक्लेचर देखना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपने को देखना है, कुछ यूजेस भी देखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपने को कंप्लीट करना है। सो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट अपना पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इस किसको बोलेंगे, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो हम इसको कार्बोक्सिल एसिड, इसमें क्या होता है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप होता है और एक क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है ना, जैसे देखो हम लिखते हैं, मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OOH, ऐसे लिखते हैं। अब ये कैसे बना होगा, ये ऐसे बना है, एक तो है कार्बोनिल ग्रुप इसके अंदर, ठीक है, दूसरा क्या है इसके अंदर, OH ग्रुप। अपने को पता है कि जो ये ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, OH वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका आप क्या ले रहे हो, कार्ब, और हाइड्रोक्सिल का क्या ले रहे हो, ऑक्सिल। ठीक है ना, तो दोनों को अगर आप ऐड करते हो, दोनों को ऐड करते हो तो कैसा बनने वाला है, कुछ ऐसा बनने वाला है, C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, इसको हम क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा दोनों को ऐड करके कार्ब ऑक्सिल ग्रुप, क्या बोल दूंगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है ना, और इसका नेचर होता है एसिडिक, तो इसको क्या बोल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये था। अब इनका अगर सिंपल फॉर्मूला देखें, ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला, तो ये क्या होता है जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2, CnH2nO2 होता है इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है ना, हियर n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू होगा 1 2 3। ठीक है ना, हियर n इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3। देखो n की जगह 1 लिखते हैं, 1 H2 इंटू 1 O2, तो ये क्या बना, CH2O2। क्या मैं इसको HCOOH लिख सकता हूँ क्या, देखो इसमें H कितने थे, 2, देखो 1 2, कार्बन कितना है 1, देखो ये रहा 1, और O2 देखो, तो ये फॉर्मूला इसको क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। वैसे फॉर्मूलाज आप बहुत सारे बना सकते हो, अपन एक ध्यान रखेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर कैसा है ना, वो चेक करते हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अंदर देखो क्या चीज़ आ रही है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे देखो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ये हो गए आपके 4, ठीक है। ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट में कितने, 6, तो ये हो गए 6, ठीक है। इसकी इससे शेयरिंग हो जाएगी, इसकी इससे शेयरिंग हो जाएगी, इधर एक शेयरिंग होगी, इधर एक शेयरिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इस ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक क्या होता है, ऑक्सीजन, इसकी भी कितनी है, 6, ये हो गया वापस ऑक्सीजन के 6। इधर कौन है, हाइड्रोजन, इसके कितने, 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, तो यहाँ से शेयरिंग होगी, यहाँ से शेयरिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरीके से इसको इस तरीके से लिख देते हैं। देखो कार्बन इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर बनाएगा, इन दोनों की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये रहा डबल बॉन्ड। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर पड़े हैं, 2 लोन पेयर्स, ठीक है, ये 2 लोन पेयर्स पड़े हैं। चलो इधर कौन है, ऑक्सीजन, इधर कौन है, हाइड्रोजन, इधर देखो कितने, 2 लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, तो C डबल बॉन्ड O, फिर ये वाला जो बॉन्ड है ये कितना एंगल होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है। इधर कौन है, ऑक्सीजन, इधर कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं, तो sp2 होगा, कौन सा होगा, sp2। इस ऑक्सीजन का कौन सा होगा, देखो ऑक्सीजन का होगा, इस ऑक्सीजन का, इसका देखो इसके पास में भी कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 1, तो 1 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो कितने वैल्यू आ रही है, 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, कौन सा होता है, sp2, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जब ये sp2 ये sp2 है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर काउंट कर लेंगे हम इसको। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटम के पास कितने हैं, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहाँ 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या बोल देंगे इसको, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, 2 है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर एग्जाम्पल में इनको क्या डिस्कस करूँ, अब सिंपल सी चीज़ें हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जैसे HCOOH एग्जाम्पल लिया, CH3COOH लिया, दोनों में कितने, एक एक COOH ग्रुप है तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और एक होता है आपके पास में प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको हम क्या बोल देंगे, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसमें तो उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे। अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसका आइसोमेरिज्म, छोटा सा पार्ट है। तो नेक्स्ट है इसके अंदर आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को देखते हैं थोड़ा सा, बस इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखना है। आइसोमेरिज्म के अंदर देखो एग्जाम्पल लिया सबसे फर्स्ट, है ना, फर्स्ट ले लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जो चेन आइसोमेरिज्म है इसमें देखो एग्जाम्पल लेते हैं C5H10O2, C5H10O2 एग्जाम्पल लिया, ये CH3 CH2 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 COOH, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल लिया। प्लस साथ में ये ले लेते हैं CH3 CH CH2, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा COOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन चेन में कितने हैं, देखो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है चेन के अंदर, तो ये कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर कौन से आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल
ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये क्या चीज़ होती है? देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है, जैसे हमने एग्जांपल लिया C2H4O2, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OOH, ऐसे लिख सकता हूँ। ये तो हो गया अपना एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ HCOCH3। दोनों का ही फॉर्मूले में देखो 2 कार्बन इसमें, फिर 4 हाइड्रोजन, देखो 3 + 1 4, ऑक्सीजन देखो 1 और 1, 1 + 1 कितना 2, तो C2H4O2 ये भी है, ये भी देखो कितना है C2H देखो कितने 3 + 1 4 और O2 देखो हो ही गया, तो C2H4O2 ये भी C2H4O2 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों का ही फॉर्मूला सेम है, बट इसके अंदर तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है COOH, और इसमें देखो COOR, ठीक है ना, COOR मतलब कौन सा है एस्टर। फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप क्या है डिफरेंट है, ठीक है ना। तो जब फॉर्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है डिफरेंट होता है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है दूसरे में एस्टर है, तब हम इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन बताएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और ये फिनोमेना क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो और इनका अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।